दोस्तों, एक लड़के का 2 दिन बाद शादी होने वाला होता है, लेकिन किसी कारणवश उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। फिर उस लड़के को अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पर उसका इलाज होता है और तमाम लोग उसको देखने के लिए जाते हैं और देख देख कर अपने घर वापस भी चले जाते हैं। इसके बाद उस लड़के का जिस लड़की के साथ शादी होने वाला होता है, वो लड़की भी उस लड़के को देखने के लिए जाती है अस्पताल में। लेकिन उस लड़की को लगता है कि इनको इस हालत में छोड़ करके हमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो लड़की उस लड़के के साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन उस लड़की के घर वालों के रजामंदी से वो लड़की जो है अपने होने वाले पति के साथ ही अस्पताल में रुक जाती है। इसके बाद उसी अस्पताल में एक प्राइवेट कमरा लिया जाता है और उस लड़के को उसी कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है और वो लड़की भी फिर उस लड़के के साथ रहने लग जाती है। वो लड़की इस दौरान में उस लड़के का बहुत ज़्यादा देखभाल करती थी, उसका पैर दबाती थी, उसका सर दबाती थी, उसकी खाने पीने की व्यवस्था करती थी, यानी कि तरह तरह की उसका देखभाल कर रही होती है। यहाँ पर कि उस लड़की का बहुत ज़्यादा लोग तारीफ भी करने लग गए थे उसकी सेवा को देख करके। दोस्तों, इस दौरान में उस लड़की का बहुत ज़्यादा लोग तारीफ भी करने लग गए थे कि देखो कितनी अच्छी लड़की है, अभी तक इस लड़की का इस लड़के से शादी नहीं हुई है, फिर भी ये लड़की अपने होने वाली पति का कितना ख्याल रख रही है और कितनी सेवा कर रही है। लगभग इधर जैसे ही 10-15 दिन का समय गुजर जाता है, आखिरकार वो लड़का धीरे धीरे कुछ ठीक हो जाता है और उस लड़की के कंधे का सहारा लेकर के लड़का कुछ कदम तक चलने भी लगता है। तभी एक दिन वो लड़का उस लड़की से रात में बहकी बहकी बातें करने लग जाता है। इस बात को सुन करके वो लड़की जो होती है वो शर्मा जाती है और कहती है कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो लड़का कहीं न कहीं जो था उस लड़की के साथ रिश्ता कायम करना चाहता था, लेकिन वो लड़की जो है वो मना कर देती है। लेकिन इधर लड़का जो होता है वो हद से ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है। दोस्तों, वो लड़की उस लड़के को अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में बार बार मना करती है, लेकिन वो लड़का इतना ज़्यादा मजबूर कर देता है कि आखिरकार वो लड़की भी क्या करती। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्ट कहानी है। आइए हम लोग कहानी में आगे जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। इस घटनाक्रम को समझने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, वो है हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले की। भिवानी जिले का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम दीपक होता है। दोस्तों, उस लड़के का 2 दिन बाद शादी होने वाली होती है और उस लड़के के घर सारे मेहमान भी जुट गए होते हैं। दोस्तों, अप्रैल का महीना होता है तो जाहिर सी बात है कि छत पर सोने की इच्छा जाहिर रखते हैं और छत पर सोने के लिए सारे मेहमान चले गए थे। दोस्तों, इधर दीपक जो होता है वो भी रात के समय में छत पर ही सोने के लिए चला जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे दीपक का छत पर से पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इधर जैसे ही दीपक छत पर से नीचे गिरता है, उसे देख करके लोग शोर शराबा करने लगते हैं और दीपक के पास आते हैं तो देखते हैं कि उसका एक पैर जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है। फिर दीपक को आनन फानन में अस्पताल में ले जाया जाता है। इधर डॉक्टर जैसे ही दीपक के पैर को देखते हैं तो कहते हैं कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है। फिर इधर दीपक का इलाज होता है। इधर दीपक के रिश्तेदार वाले जो होते हैं वो तमाम लोग दीपक को देखने के लिए जाते हैं अस्पताल में, लेकिन इसकी सूचना जो है दीपक के ससुराल में भी दी जाती है। इधर जैसे ही दीपक के ससुराल में इसकी सूचना जाती है तो दीपक के ससुराल वाले कहते हैं कि ये तो गजब बात हो गई, 2 दिन बाद ही बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन अब क्या होगा।
फिर उस लड़की के माता पिता भी दीपक को देखने के लिए चले जाते हैं। इधर लड़की जो होती है, उस लड़की का नाम संध्या होता है दोस्तों। इधर जैसे ही उस लड़की के माता पिता लड़के को देखने के लिए जाते हैं, तो जो संध्या होती है, जिसकी शादी होने वाली होती है दीपक के साथ, वो लड़की भी अपने माता पिता से इच्छा जाहिर करती है कि पिताजी हम भी चलेंगे देखने के लिए। इधर जब सभी लोग इकट्ठे होते हैं अस्पताल में, तो जो संध्या के पिता होते हैं और दीपक के पिता जो होते हैं, उन दोनों के बीच में बातचीत होता है कि आखिरकार अब कैसे होगा। फिर उन दोनों के बीच में निष्कर्ष निकलता है कि कोई बात नहीं है, अभी शादी नहीं हो सकती है, तो नवंबर में हो जाएगी। लेकिन इधर संध्या जो होती है, वो अपने पति को इस हालत में देख करके वो अपने घर जाना नहीं चाहती थी और अपने मम्मी से कहती है कि मम्मी, हम इन्हीं के साथ रहेंगे और इनकी सेवा करेंगे यहीं पर रह करके। दोस्तों, इधर संध्या की माँ जो होती है, वो अपने पति से बातचीत करती हैं और बातचीत करने के दौरान सभी लोग इस बात पर खुश हो जाते हैं कि कितनी अच्छी लड़की है। देखो, ये अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन अपने पति की सेवा करने के लिए इतना विमर्श है। फिर दोस्तों, उसी अस्पताल में एक प्राइवेट रूम लिया जाता है और उस रूम में दीपक को शिफ्ट कर दिया जाता है और लड़की जो होती है संध्या, वो अपने पति की सेवा करने लग जाती है। इस दौरान दोस्तों, लड़की दिन रात मेहनत करती है और अपने पति का भरपूर ख्याल रखती थी। दोस्तों, इधर अस्पताल के डॉक्टर नर्स जो भी होते हैं, वो संध्या के बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि कितने भी करीबी मरीज के रिश्तेदार क्यों न हो, इस तरह का ख्याल मरीजों का कोई नहीं रखता है। इधर दीपक के भी जो भी रिश्तेदार दिन में दीपक से मिलने के लिए आते हैं, वो भी दीपक से काफी ज्यादा मस्ती मजाक करते थे कि देखो तुम्हें कितनी अच्छी, कितनी सुंदर, कितना ख्याल रखने वाली बीवी मिलने वाली है। इधर धीरे धीरे अस्पताल में दीपक और संध्या का समय बीत रहा होता है। संध्या जो होती है, दीपक का भरपूर ख्याल रखती थी और कभी कभी संध्या दीपक के कंधों का सहारा भी बन जाती थी। इस दौरान उन दोनों के बीच में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बातें भी हुआ करती थी। वो दोनों फ्यूचर के बारे में भी बातचीत किया करते थे कि शादी के बाद हम लोग क्या करेंगे, और कभी पास्ट के बारे में भी पूछते थे कि कहाँ से पढ़ाई किए हैं और किस तरह से जीवन बीता हुआ है। फिर इधर संध्या जो होती है, दीपक के जॉब के बारे में भी पूछती थी, क्योंकि दीपक जो था वो बहुत अच्छे कंपनी में जॉब भी कर रहा होता था। दोस्तों, इधर इसी तरह से उन दोनों का 15-20 दिन का समय अस्पताल में बीत जाता है। आखिरकार दीपक जो होता है, अब धीरे धीरे कुछ ठीक भी होने लग गया था। संध्या के कंधों का सहारा लेकर के दीपक 8-10 कदम चल भी लेता था। इधर दोस्तों, जैसे ही दीपक के पैरों में कुछ आराम लगा, तो डॉक्टरों ने एक दिन दीपक से कहा कि 2-3 दिन में हम तुम्हारा छुट्टी कर देंगे। इधर छुट्टी की बात जैसे ही संध्या सुनती है, तो उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है, क्योंकि वो दोनों इस दौरान में एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करने लग गए थे और वो दोनों एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे। इधर दोस्तों, 2 दिन बाद दीपक का छुट्टी होने वाला होता है। उसी रात दीपक जो होता है, वो संध्या से एक अजीब सा डिमांड रखता है, और जब इस बात को संध्या सुनती है, तो वो भी हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि पहले तो तुम ठीक थे, लेकिन तुम्हें क्या हो गया, इस तरह का तुम क्यों बातें कर रहे हो। फिर दीपक जो होता है, वो कहता है कि 2 दिन बाद हमारा छुट्टी हो जाएगी, तो तुम अपने घर चली जाओगी और हम अपने घर चले जाएंगे, इसलिए तुम हम जो कह रहे हैं वो बात मान जाओ। इधर संध्या जो होती है, वो बार बार दीपक को मना करती है कि तुम्हें क्या हो गया है, इस तरह की बातें तुम कैसे कर रहे हो, हम ये सब नहीं करेंगे हरगिज। लेकिन इधर दीपक जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है और कहता है कि प्लीज़ हमारी बात मान जाओ। अब दोस्तों, इधर संध्या जो होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो जाती है। ना चाह करके भी वो ऐसे ऐसे दीपक कस्में देने लग जाता है संध्या को कि आखिरकार वो मजबूर होकर के वो जैसा कहता है वो करने के लिए मान जाती है। अब दोस्तों, इधर दीपक जो होता है, वो संध्या के साथ उस रात वो सब चीजें कर लेता है। इसके बाद अगले दिन की जब रात होती है, तो उस दिन भी दीपक जो है संध्या के साथ कुछ वैसा ही करता है। फिर अगले दिन, तीसरे दिन उन दोनों की छुट्टी हो जाती है, तो संध्या जो होती है वो अपने घर चली जाती है और दीपक इधर जो होता है
वो अपने घर आ जाता है। इधर दीपक जैसे अपने घर आता है तो इधर दीपक के सामने ही और उसके माता पिता के रहते हुए और उसके रिश्तेदार बहुत ज़्यादा संध्या की तारीफ करने लग जाते हैं कि देखो कितनी अच्छी बहू है, एकदम लक्ष्मी समान है। इधर दोस्तों शादी की भी बात होती है तो इस दौरान विचार होता है कि नवंबर में शादी कर दी जाए तो कैसी होगी। इसके बारे में दीपक से भी पूछा जाता है कि नवंबर में यदि शादी हो जाती है तो ठीक होगा। तो इस पर दोस्तों दीपक जो जवाब देता है उसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। दरअसल दीपक जो होता है वो कहता है कि हम उस लड़की से शादी हरगिज नहीं करेंगे। जब दीपक संध्या से शादी करने के लिए मना कर देता है तो इस बात को सुन करके उसके माता पिता और रिश्तेदार जो होते हैं वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्यों, क्या बात है, क्यों तुम संध्या से शादी नहीं करोगे। फिर दीपक इस पर बिल्कुल संध्या से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है और फिर जो संध्या दीपक का सेवा की थी अस्पताल में उस चीज़ को भी लोग याद दिलाते हैं। फिर भी दीपक संध्या से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है और दीपक कहता है कि वो लड़की गंवार है, मेरे में मैच नहीं खाती है, इसलिए हम उससे शादी हरगिज नहीं करेंगे। जब इस बात को संध्या के माता पिता सुनते हैं तो वो भागे भागे दौड़े दौड़े दीपक के माता पिता से आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप लोग इस तरह से कैसे कर रहे हैं, हमारा कोई इज्जत पानी है, हमारे लड़की का कोई इज्जत पानी है कि नहीं है। सारा लोग जानता है कि 17-18 दिनों तक हमारी लड़की आपके बेटे का अस्पताल में सेवा की है। इस बात को हमारे गांव के सारे लोग जानते हैं। इसके बाद दोस्तों दीपक के माता पिता जो होते हैं वो संध्या के माता पिता के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि भाई साहब हमें माफ़ करिए, हम काफ़ी ज़्यादा दीपक को समझाने की कोशिश किए थे पर वो हम लोगों का बात बिल्कुल नहीं माना। इसके बाद दोस्तों इधर संध्या के माता पिता जो होते हैं वो वापस अपने घर चले जाते हैं। इधर संध्या जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा दीपक के नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की पर संध्या का भी दीपक से बातचीत नहीं हो पाता है। दोस्तों इसके बाद संध्या और दीपक की शादी टूट जाती है, उन दोनों की शादी नहीं हो पाती है। एक घटना थी दोस्तों सन 2022 की। इसके बाद अगले साल 1 साल का समय गुजरता है। 2023 में फिर अप्रैल के ही महीने में दीपक का शादी एक और लड़की के साथ सेट हो जाता है। दोस्तों ऊपर वालों का करम देखिए कि जिस समय दीपक की शादी होने वाली होती है उसके ठीक 5 दिन पहले ही दीपक का फिर से एक पैर टूट जाता है। इस बार दीपक का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसका एक पैर टूट जाता है और फिर से दीपक उसी अस्पताल में पहुंच जाता है जिस अस्पताल में वो पहली बार जब उसका पैर टूटा था तो उसकी सेवा संध्या की थी। कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है पर जब मार पड़ती है तो बहुत जोर की पड़ती है। दोस्तों इधर दीपक के साथ फिर से वही प्रक्रिया समय जो है वो फिर से दोहरा रहा है। इधर दीपक के घर वाले लेकर के दीपक को उसी अस्पताल में जाते हैं, एडमिट कराते हैं और उसका इलाज चलता है। इधर दीपक के रिश्तेदार वाले भी दीपक को देखने आते हैं और वो देख करके वापस चले जाते हैं। और उधर जिस लड़की से दोबारा से दीपक का शादी सेट हुआ था उस लड़की के भी माता पिता आते हैं दीपक को देखने के लिए और वो लड़की भी दीपक को देखने के लिए आती है। लेकिन दोस्तों वो लड़की जो है वो दीपक के तरफ पलट करके देखती भी नहीं है। हर कोई लड़की दोस्तों एक जैसा नहीं होती है। तो इधर जो एक दूसरी लड़की थी जिसके साथ दीपक का शादी सेट हुआ था उस लड़की के माता पिता काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किए थे, इसलिए वो लड़की दीपक को देखने के लिए आई थी। लेकिन वो लड़की दीपक के तरफ पलट करके देखी भी नहीं और दीपक से बगैर बातचीत किए वापस अपने घर चली गई। इधर जैसे ही लड़की वाले अपने घर चले जाते हैं तो दीपक के जो माता पिता होते हैं और दीपक के रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं कि देख दीपक, एक ये लड़की थी जो तुमको देखा तक नहीं और तुमसे बात भी नहीं की, और एक वो लड़की जो संध्या थी वो तुम्हारी रह करके सेवा भी की थी और तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखी थी।
इधर लड़की वाले जो होते हैं वो अपने घर तो चले जाते हैं, लेकिन घर जाने के बाद आपस में डिसीजन करने के बाद वो लड़की जो होती है, जिस लड़की का दीपक से शादी सेट हुआ था, वो लड़की अपने माता पिता से कहती है कि हमारा उस लड़के के साथ शादी नहीं होगा। इधर उस लड़की के माता पिता भी चाहते थे कि हम अपनी बेटी की शादी दीपक के साथ नहीं करेंगे। फिर उस लड़की के माता पिता फ़ोन करके दीपक के माता पिता से कह देते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी इधर 1 ही महीने के अंदर करेंगे, इसलिए तुम्हारा लड़का जो है वो इतने जल्दी ठीक नहीं होगा। इस वजह से हम अपनी लड़की की शादी दूसरे जगह पर कर रहे हैं। इस तरह से दीपक का ये भी शादी टूट जाता है। दोस्तों, जब पहली बार दीपक का पैर टूटा था तो दीपक अस्पताल में जब आया था तो संध्या दीपक का सेवा करने के लिए आई थी। उसी दौरान संध्या का उसी अस्पताल में एक नर्स के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं। इसी दौरान संध्या जो है उस नर्स से बात कर ही रही होती है और इधर नर्स को भी कहीं न कहीं मालूम चल चुका था कि संध्या की शादी जो है वो दीपक से टूट गई है। लेकिन फिर से दोबारा जब दीपक उसी अस्पताल में आ जाता है तो सारा कुछ नर्स जो होती है वो संध्या से बता देती है कि दीपक फिर से दोबारा इसी अस्पताल में आया हुआ है, उसका एक और पैर टूटा हुआ है। इसके बाद संध्या कहती है कि क्या बात कर रही हो। फिर नर्स कहती है कि हम ठीक ही कह रहे हैं, इस बार दीपक को हल्का चोट आया है, फिर भी उसे ठीक होने में 1-2 महीने का समय लग जाएगा, लेकिन वो अस्पताल में कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते तक तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद संध्या जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि यही एक अच्छा मौका है दीपक को सबक सिखाने का। फिर संध्या एक दिन सुबह अस्पताल में जाती है और अपना पूरा चेहरा ढक लेती है और ढक करके जिस रूम में दीपक होता है उसी रूम में जाती है और बगल में दीपक की माँ भी बैठी होती हैं और संध्या दीपक के माँ का पैर छूती है और फिर दीपक की माँ जो होती हैं वो हैरान परेशान हो जाती हैं क्योंकि दीपक की माँ संध्या को नहीं पहचान पाती हैं। इधर दीपक जो होता है वो बेड पर लेटे ही लेटे संध्या को कहीं न कहीं पहचान जाता है और फपक कर वहीं पर रोने लगता है। इसके बाद संध्या जो होती है वो भी अपना चेहरा खोल देती है और इसके बाद दीपक की माँ वो भी पहचान जाती हैं संध्या को और अपने गले से लगा करके रोने लगती हैं और कहती हैं कि बेटा, इसको एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसको इसकी कर्मों की सजा मिली है। इसके बाद दीपक जो होता है बेड पर लेटे ही लेटे संध्या को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम जहाँ कहीं भी रहोगी बहुत सुखी से रहोगी और हम इसी तरह से ठोकरें खाते ही रहेंगे। फिर दीपक अपना हाथ जो है संध्या की तरफ बढ़ाता है और संध्या संकोच करते हुए दीपक का हाथ पकड़ लेती है और फिर दीपक संध्या के हाथ को अपने माथे से लगा करके बहुत ज़्यादा रोता है। इधर संध्या की माँ जो होती हैं उन दोनों को देख करके वो उस कमरे से बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद संध्या दीपक से कहती है कि हमारे से ऐसा कौन सा भूल हो गया था, कौन सा हम तुम्हारा कहना नहीं माने थे कि तुम मुझे छोड़ करके चले गए थे। तुमने जो मेरे से करने के लिए कहा वो हम तुम्हारे साथ किए, फिर तुम मुझे क्यों छोड़ दिए थे। हम तुमसे इतना प्यार किए थे, इतना सेवा किए थे, तो ऐसी कौन सी हमारे से भूल हो गई और सेवा में कौन सी कमी रह गई कि तुम यहाँ से जाते ही बदल गए और हमें छोड़ दिए। दोस्तों, संध्या के इस बात का दीपक के पास कोई जवाब नहीं था। इधर दीपक जो होता है संध्या की इन बातों को सुन करके बेइंतहा रोते ही जाता है और संध्या से कहता है कि दरअसल हमारे जो दोस्त थे वो हमें बातों ही बातों में भड़का दिए थे, इसलिए जो है हम तुमसे शादी करने के लिए इनकार कर दिए, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो, हम जो गलती किए थे उसकी सज़ा हम खुद भुगत रहे हैं। इधर दीपक की माँ जो होती हैं वो बाहर जाती हैं। बाहर में दीपक के पिता खड़े हुए होते हैं, दीपक की बहन होती हैं और तमाम रिश्तेदार होते हैं। उन सबको बुला करके दीपक की माँ लाती हैं और कहती हैं कि वो पहली वाली लड़की आई है जिसके साथ दीपक का शादी होने वाला था, वो दीपक से मिलने के लिए आई है। फिर सभी लोग आते हैं तो संध्या को देख करके बिल्कुल खुश हो जाते हैं
इधर दीपक के परिवार वाले सारे लोग जब संध्या से मिलते हैं तो संध्या को देख करके सभी लोग रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, हम सबसे बहुत ज़्यादा भूल और गलती हुई है। इधर दीपक के माता पिता को देख करके संध्या का भी कहीं न कहीं दिल पसीज जाता है और संध्या भी रोने लगती है। दोस्तों इधर संध्या जो होती है वो दीपक के माता पिता का रोना धोना देख करके और उनका व्यवहार देख करके संध्या के भी आंखों में आंसू आ जाता है और फिर संध्या भी रोने लगती है। इसके बाद संध्या दीपक के माता पिता को चुप कराती है और फिर दीपक से कहती है कि हम तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किए थे, लेकिन तुम जिस तरह से हमें धोखा दिए वो हमें देख करके काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। दोस्तों इसके बाद दीपक जो होता है वो संध्या को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन दोस्तों की बातों में आकर के मैं बहुत बड़ा भूल कर दिया। इसके बाद इधर संध्या जो होती है वो भी दीपक के पास जाती है और वो भी रोने लगती है और फिर दीपक कहता है कि मुझ पर एक एहसान करोगी? तो संध्या कहती है कि ठीक है, हम एहसान करेंगे। इसके बाद दोस्तों संध्या के माता पिता को इसकी सूचना दी जाती है और वो लोग भी वहाँ पर आते हैं और फिर आपस में दोनों परिवार मिल करके संध्या और दीपक की नवंबर 2023 में शादी करा देते हैं। इस बार दोस्तों जब संध्या और दीपक की शादी होती है तो ऐसा कोई भी घटना नहीं घटता है जिससे कि उन दोनों को हानि हो। इसके बाद दोनों अपनी शादी करके आगे का जीवन जो है अच्छे तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही सच्ची कहानी और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आपका भी परिवार सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।